गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर मनी। इसमें हम समझेंगे मनी की डेफिनेशन, उसका मीनिंग और उसकी वैल्यूएशन कैसे वो इवॉल्व हुई, और साथ में हम बार्टर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे बार्टर सिस्टम के ऊपर। सो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? व्हेन वी टॉक अबाउट बार्टर सिस्टम, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अ सिस्टम इन विच goods are exchanged for goods. This is the definition of it. So whenever you want to explain barter system or you want to define barter system, what you can say, it is a system in which goods are exchanged for goods. barter system क्या है कि एक ऐसा system of exchange जिसमें goods के बदले में goods exchange की जाती हैं। उसका एग्जांपल हम लेके इसको समझें कि सपोज अगर आपके पास, सपोज आप खेती कर रहे हैं और आपके पास आपने कुछ क्रॉप प्रोड्यूस कर रखी है, जैसे वीट आपने प्रोड्यूस कर रखी है, और आपको उस वीट के बदले में आपको शूज़ की ज़रूरत है। आपने वीट प्रोड्यूस कर रखी है, आपने लिए आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आपके पास सरप्लस वीट है, लेकिन आपके पास शूज़ की कमी है। तो आप किसी दूसरे पर्सन के पास, जिसके पास शूज़ की अवेलेबिलिटी है, जिसने शूज़ प्रोड्यूस किए हैं, आप उसको अपनी वीट देकर उससे अपने एक पेयर शूज़ का आप परचेज कर सकते हो। तो इस तरह से जो एक्सचेंज हुआ तो उसको हम कहेंगे बार्टर सिस्टम। इसका दूसरा नाम है सीसी इकोनॉमी। तो सीसी इकोनॉमी हमने वर्ड क्यों यूज़ किया है? ये है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। सी और सी दोनों, सी का मीनिंग है कमोडिटी यानी कि गुड्स। लेकिन हमने इस सिस्टम को समझा काफ़ी टाइम से, पहले एंशिएंट टाइम में इसको यूज़ किया जाता था। आज भी कई गाँवों में इसको यूज़ किया जाता है, इंडिया में भी आज भी ये यूज़ में है। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों की वजह को दूर करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ी। तो कमियां क्या थी वो देख रहे हैं हम इसमें। ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। ये पहली एक कमी है बार्टर सिस्टम की। ये ड्रॉबैक्स हम पढ़ रहे हैं, ये कमियां हम देख रहे हैं बार्टर सिस्टम की। सबसे पहले क्या है? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। इसमें क्या है कि जब आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, एक्सचेंज करना चाह रहे हो, उस सिचुएशन में दो वांट्स एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास वीट है एक्स्ट्रा और आप शूज़ परचेज करना चाह रहे हो उसके बदले में। तो आप ये देखो कि अगर आप शूज़ तभी आप ले पाओगे जब जिसके पास से आप शूज़ लेने जा रहे हो उसको आपकी वीट की ज़रूरत हो और उसके पास सरप्लस शूज़ हो। तो जब आप वीट दोगे उसको और शूज एक्सेप्ट करोगे तो दो लोगों की वांट्स एक साथ सेटिस्फाइड हो रही है। इसी को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। क्यों कमी है ये? क्योंकि ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा पर्सन आपको ढूंढना कि जिसके पास वो गुड हो जो आपको चाहिए और उसको वो गुड चाहिए जो आपके पास है। तो ऐसा ढूंढने में आपको बहुत कठिनाई आएगी। उसके ऊपर आपको सर्चिंग में भी बहुत सारे चार्जेस, आप ट्रैवल करोगे उसको ढूंढने के लिए तो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आएगी, तो टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये एक पहली प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, जिसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, इसका क्या मीनिंग है कि सपोज आपके पास एक कार है और उस कार की वैल्यू क्या होगी ये बार्टर सिस्टम में कह पाना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे? सपोज आपके पास एक कार है, किसी के पास दो गाय हैं, किसी के पास एक भैंस है। तो वो कहे कि जी जो जिसके पास भैंस है वो कहे कि जी एक कार की वैल्यू एक भैंस के बराबर है, जिसके पास दो गाय है वो कहे कि दो गाय के बराबर एक कार है। तो यहाँ पर एक कॉमन वैल्यू नहीं निकल के आई सामने, दोनों ही अलग अलग टर्म में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कॉमन यूनिट उसका निकाल पाना वो मुश्किल हो जाता है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट का क्या मीनिंग है? सपोज आपने किसी पर्सन को अपने यहाँ काम पे रखा हुआ है, लेबर के तौर पे आप उसको काम पे रख रहे हो, तो वो जो उसकी पेमेंट आपको देनी होगी तो फ्यूचर में देनी है आपको। मतलब आप एक महीना वो आपके पास काम करता है, फिर जाके आप उसको पे कर रहे हो। तो ये जो फ्यूचर पेमेंट की बात है, इसमें भी डिफिकल्टी रहेगी। कैसे? सपोज आप किसान हो, आपने वीट प्रोड्यूस किया और आपने एक महीने तक लेबर को काम पे लगा रखा था। तो आप जब उसका महीना पूरा होता तो आप उसको वीट देना चाह रहे हो, लेकिन वो वीट एक्सेप्ट ना करे क्योंकि उसको और भी चीज़ें चाहिए हो सकती हैं।
तो वहाँ पर पेमेंट आप कैसे करोगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स भी बोल सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक डिफिकल्टी है अगर वो एक्सेप्टेंस ना हो उसकी, तो जिससे आप काम ले रहे, तो फ्यूचर पेमेंट्स करने आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से डिफिकल्टी, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, कि आप चाह रहे हो कि आप अपनी वेल्थ को स्टोर करके रखो, जो भी आपके पास है उसको आप स्टोर, आप वीट है आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इसी एग्जांपल पे हम ले रहे हैं कि वीट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, किसान है वो बहुत सारा वीट अपने पास स्टोर करना चाह रहा है, वो उसकी वेल्थ है एक तरह से वो, और उसको स्टोर करेगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, एक तो उसकी स्टोरेज के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होगी, दूसरी वो स्टोर अगर आप करते हो तो वो ज़्यादा टाइम तक वो रुकेगी नहीं, वो पेरिशेबल है, जल्दी से वो ख़राब हो जाएगी। तो ये आपको जो दिक्कतें इसमें आपको आएंगी, जो है स्टोरेज करने की, आप अपनी वेल्थ को स्टोर करके नहीं रख पाओगे, चाहे आप वीट प्रोड्यूस कर रहे हो या जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप स्टोर रखना चाहते हो, जिस प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ गुड्स की हम बात कर रहे हैं। तो आगे का पॉइंट है डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि सपोज आपके पास, आप एक जगह में रह रहे हो और वहाँ आपने कुछ अपनी वेल्थ इकट्ठी कर रखी है, उसको एक जगह से ट्रांसफ़र करना है आपको दूसरी जगह, तो उसको आप वहाँ से मूव करोगे तो बहुत डिफ़िकल्टीज आएगी। लेकिन अब इन सभी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने का इलाज क्या है, मनी। मनी क्या है, अब हम उसको समझेंगे। इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने मनी को इवॉल्व किया, एवोल्यूशन हुई मनी की। तो उसका मीनिंग क्या है, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। मीनिंग मनी को, it is defined as an instrument that serves as medium of exchange, store of value, measure of value, standard for deferred payments। तो ये देखिए आप, यहाँ पर हमने क्या कहा कि मनी क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से कुछ काम हमारे हो पाए। कौन कौन से काम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी वजह से हमारे एक्सचेंज हो पाए, हमारे ट्रांजेक्शन हो पाए। दूसरा, जिसकी वजह से हम वेल्थ को स्टोर कर पाए, स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, कि हम किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को मेजर कर पाए। और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो आप इसमें देखोगे, आप इस डेफिनेशन में कि जो ये हम दिखा रहे हैं डेफिनेशन में, वो सारे इसके काम हैं मनी के कामों से ही डेफिनेशन उसकी बनती है। सो हम कह सकते हैं व्हाट इज मनी, मनी इज व्हाट इट कैन डू। ठीक है जी, तो मनी इज व्हाट इट कैन डू, तो जो भी ये कर सकती है वही मनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मनी के काम, मनी जो करे वही मनी का काम है, और ये हमारे फंक्शन, हम कह सकते हैं कि ये मनी के फंक्शंस भी हैं। तो पहली बात उसमें क्या आई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये हमारे ट्रांजेक्शन्स करवा पाएगा। दूसरा, हमारी जो ये प्रॉब्लम थी स्टोर ऑफ वैल्यू की, वो दूर कर पाएगा। जैसे आपको सपोज वीट की बात थी कि आपको स्टोर कैसे करोगे आप, तो आप क्या करो, आप आज के टाइम उस वीट को आप सेल कर दो, सेल कर दोगे तो मनी आपके पास आ जाएगी, मनी आपके पास आ जाएगी तो उसको आपको स्टोर करना बड़ा इजी हो जाएगा, अगर आप एज कम्पेयर टू उस वीट को आप स्टोर करना चाह रहे हो। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू की हम बात कर रहे थे, पहले हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर लेते हैं कि ये जनरली एक्सेप्टेबल है, हर जगह एक्सेप्टेड है। मनी की एक फीचर ये भी है, इसको डिफाइन भी हम ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो जब भी हम प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ का एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, मनी देंगे। जैसे हम बाइंग सेलिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग कह सकते हैं कि मार्केट में आप गए, आपके पास पैसे हैं, आपने गुड्स परचेज कर ली, पेन परचेज किया, डस्टर परचेज किया, वाइट बोर्ड परचेज किया, जो भी आप परचेज करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो मीडियम बन गया एक्सचेंज का। और दूसरा था स्टोर ऑफ वैल्यू, कि जो आप अपनी वेल्थ को स्टोर करना चाह रहे हो, इन टर्म्स ऑफ मनी स्टोर करना इजी है एज कम्पेयर टू गुड्स। जैसा मैंने कहा कि वीट को आप स्टोर करना चाहोगे तो आपको बहुत सारी जगह चाहिए होगी, फिर वो पेरिशेबल भी है, जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, तो वो भी एक दिक्कत है। तो आप क्या करो, उसको सेल करो, उसके बराबर के अमाउंट मनी अपने पास रखो, जब आपको वीट की ज़रूरत हो आप उसको दोबारा परचेज करो। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कार का, पीछे जो प्रॉब्लम में हम पढ़ रहे थे, यहाँ ये प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कॉमन यूनिट, इसका सोल्यूशन आ गया यहाँ, तो वो है मनी के थ्रू। मनी क्या करेगी, अब जैसे एक कार है, उसको अगर हम कहें कि ये 5 लाख की कार है,
तो वो लगभग सबके लिए वही इन टर्म्स ऑफ मनी हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं कि इतने लाख रुपए के लिए, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ मनी हम इसको वैल्यू को मेजर कर सकते हैं कि ये पेन कितने का है, डस्टर कितने का है, जो भी गुड्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आगे था स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट क्या है कि जो भी हम फ्यूचर पेमेंट्स करनी है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स करनी है, कि आज हम उससे काम ले रहे हैं, मंथ एंड में उसको सैलरी दे देंगे, ठीक है। तो सैलरी एक्सेप्टेड है, मनी एक्सेप्टेड है, उससे अपनी ज़रूरतें की चीज़ें वो लेता रहेगा, जो भी उसको चाहिए। जो जैसा भी आज आप देख रहे हो कि जब भी जो भी सैलरीड पर्सन है उनको मनी मिल जाती है मंथ एंड में, तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों का ट्रांजैक्शन करते हैं उसी मनी से। और तो उससे हमारा ये प्रॉब्लम जो हमने यहाँ प्रॉब्लम्स पढ़ी उनका सोल्यूशन हमें मनी भी मिल गया। तो इसको, इन पॉइंट्स को आप नोट करिए, तो फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस फॉर्म्स ऑफ मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, fiat money. It refers to that money which is issued by order authority of the government. तो पहला हम टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी, किस किस तरह की मनी हो सकती है। पहला है फिएट मनी। फिएट मनी क्या है कि वो मनी जो इशू की जाती है किसी अथॉरिटी द्वारा, गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा जब इशू की जाती है तो उस मनी को हम कहते हैं फिएट मनी। फॉर एग्जांपल जो भी हम नोट और कॉइन यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, वो सब फिएट मनी है। अब एक है अगली जो है फॉर्म मनी का, वो है फिड्यूशियरी मनी। अब ये क्या है, इसमें आपको जब आप दोनों को पढ़ते हो तो इसका डिफरेंस भी आपको समझ में आता है। ये क्या है, इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड द पे। तो यहाँ पर क्या खास बात आती है ये कि फिड्यूशियरी मनी क्या है, वो मनी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, लेकिन क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है, क्योंकि पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट है। फॉर एग्जांपल चेक्स, अगर हम चेक का एग्जांपल ले तो हमें ये बात क्लियर हो जाती है। देखो आप क्या करते हो, मार्केट से आप कुछ भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, आपके पास मनी नहीं है, आप चेक इशू कर देते हो उसको। सपोज आपने एक फ्रिज परचेज करना है, आपने क्या किया, एक चेक उसको लिख के दे दिया और उसमें अमाउंट डाल दिया कि भाई सपोज ये 20,000 का फ्रिज है, तो आप उसको 20,000 का चेक कट के दे रहे हो शॉपकीपर को। तो वो क्या कर रहा है, वो डीलर क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर लेता है आपका चेक और आपको वो प्रोडक्ट आपको दे देता है। वो चेक उसने एक्सेप्ट कर लिया है, क्यों, क्योंकि उसको विश्वास है कि जो पेयर है और जो पेई है, दोनों के बीच में आपस में विश्वास हो गया कि ये चेक की वजह से मेरे को बैंक में जब इसको मैं लगाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा और इसमें मेरे को अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। तो ये जो चेक ने जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया, तो इस टाइम चेक क्या कहलाएगा, फिड्यूशियरी मनी। उससे भी ट्रांजैक्शन हो गई, इसलिए इसको मनी कहा गया। नेक्स्ट है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या है, इट रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीज आर इशूड। कि फुल बॉडीड मनी हम किसको कहेंगे, जब किसी मनी की फेस वैल्यू और उसकी कमोडिटी वैल्यू इक्वल हो। सपोज एक इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में जब सिक्के इशू किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, 1 रुपये का कॉइन जो था वो चांदी का बना होता था, तो उसके ऊपर फेस वैल्यू भी 1 रुपया लिखा होता था। तो अगर आप उसको सेल भी करना चाहो, उस सिक्के को सेल इन द सेंस के वो कमोडिटी की तरह उसको बेचना चाहो, तो चांदी 1 रुपये की बिक जाएगी। उसकी फेस वैल्यू यानी कि मनी वैल्यू भी 1 रुपया थी और उसकी कमोडिटी वैल्यू भी 1 रुपया थी, कि वो चांदी भी 1 रुपये की उसमें लगी हुई थी, तो इसलिए उसको कहा गया फुल बॉडीड मनी। अब है क्रेडिट मनी। इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। कि हम क्रेडिट मनी किसको कहेंगे, उस मनी को कहेंगे इसकी फेस वैल्यू या कहें मनी वैल्यू ज्यादा है उसकी कमोडिटी वैल्यू से। इसका एग्जांपल बड़े सिंपल है, आज हमारे पास 2,000 रुपये का नोट है, तो वो एक्चुअली तो कागज है, कमोडिटी तो क्या है वो कागज, लेकिन फेस वैल्यू उसकी मनी वैल्यू कितनी है 2000। तो आप देखो अगर उसको एज ए कमोडिटी उसको सेल करना चाहो तो उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब उसको एज आप मनी यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू है 2,000 रुपये, तो आप उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट मनी। तो ये थे फॉर्म्स ऑफ मनी जो हमने समझे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को जरूर बताएं ताकि उस कंफ्यूजन को मैं आपको दूर कर सकूं। थैंक यू।